स्टूडेंट्स, हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस सिस्टम। दैट इज Kp। ठीक है, हमने आपको बताया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो तरीके के होते हैं, एक Kc और एक Kp। Kc में हम क्या करते हैं, अगर हमें कंसंट्रेशन पता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का तो हम Kc निकाल देंगे, यानी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का जो भी रेशियो होता है वो Kc हो गया। ठीक है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं Kp। Kp का मतलब है जहाँ पे हम Kc कंसंट्रेशन रखते थे वहां पर अगर हम प्रेशर रख देंगे गैसियस स्पेसीज का, अगर वो गैस गैसियस स्टेट में हो रही है, मीन्स गैस की जो भी रिएक्शन है वो पूरी रिएक्शन गैसियस स्टेट में हो रही है या उसमें से कुछ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में है, तो हम उस रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है गैसियस फेज में क्या होगा वो भी निकाल सकते हैं। उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं बाई Kp। ठीक है, तो एक जनरल रिएक्शन हम कंसिडर करते हैं। सबसे पहले जो रिएक्शन है जो हम H2 + I2 वाली ही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन है H2 + I2 रिवर्सिबल टू HI। ठीक है, तो दो तरीके के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने पढ़े हैं। अगर हम इसके लिए Kc निकालते हैं तो Kc तो इसका सीधा सीधा हो जाएगा कि HI के कंसंट्रेशन का ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में जाएगा HI² अपॉन I2 का कंसंट्रेशन इंटू H2 का कंसंट्रेशन। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर हम इसके लिए Kp यानी गैसियस स्टेट में क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, तो Kp के लिए हम Kp भी मेंशन कर सकते हैं। Kp होगा प्रेशर ऑफ HI यानी PHI का स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ H2 इंटू PI2। तब हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो अभी आप समझ गए Kc क्या है और Kp में दोनों में अंतर क्या है। ये कंसंट्रेशन है, यानी मोलर कंसंट्रेशन जब हम लेंगे, ये जो एरो ये वाला जो ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट इस तरीके से ये डिनोट करता है मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, दैट इज कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर। कभी ये 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या इंडिकेट करता है। ये इंडिकेट करता है किसी भी स्पीसीज का मोलर कंसंट्रेशन। अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ 2 मोल पर लीटर, यानी 1 लीटर में 2 मोल ऑफ सब्सटेंस आर प्रेजेंट। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इट रिप्रेजेंट द मोलर कंसंट्रेशन, और हम कह सकते हैं एक्टिव मास। पुरानी भाषा में हम इसी को एक्टिव मास कहेंगे। एक्टिव मास का मतलब जो रिएक्शन कर रहा है केमिकल रिएक्शन में, दैट इज द एक्टिव मास। तो सेम रिएक्शन के लिए, हाँ देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये रिएक्शन हम इस तरह से लिख रहे हैं H2 गैस I2 गैस इक्वल टू 2HI गैस। पहले भी हमने आपको बताया कि ये गैस लिखा हुआ है, इसको देख करके आप ये मत समझिए कि यहाँ पे हम सिर्फ Kp निकाल सकते हैं, Kc नहीं निकाल सकते हैं। इस रिएक्शन को देख करके आप Kc के लिए भी रिलेशन लिख सकते हैं और Kp के लिए भी लिख सकते हैं, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन वाला जो भी है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर गैसियस फेज, दोनों के लिए आप लिख सकते हैं। एक यहाँ पे जरूरी नहीं है कि इसके लिए लिखा जाए तो यहाँ लिक्विड या एक्वस हो, ये जरूरी नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आपने इसके लिए Kc और Kp तो लिख दिया, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। ठीक है, तो हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन आता है कि प्रूव करिए कि Kp और Kc का रिलेशन HI के केस में क्या है।
क्या है ये अभी प्रूव करने वाला क्वेश्चन क्या है, वो आप जब इसका हम रिलेशन निकालेंगे तब आपको एक्चुअल क्वेश्चन बताएंगे कि क्या होता है। तो ये क्वेश्चन आता है, या फिर ऐसे आता है कि केपी और केसी के बीच में इस वाली इक्वेशन के लिए रिलेशन एस्टेब्लिश करिए। रिलेशन उल्टी भी लिखी जा सकती है, रिएक्शन जैसी भी लिखी हो, आपको अकॉर्डिंग टू रिएक्शन अपना काम करना है। ठीक है, तो ये हम यहीं पर लिख देते हैं, हेडिंग यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है ना। रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी फॉर ये वाला फॉर H2 + I2 = 2HI इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए हम केपी और केसी का रिलेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको जो इक्विलिब्रियम की रिएक्शन दी गई है उसके लिए आप अकॉर्डिंग टू जो बैलेंस्ड इक्वेशन है, इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए, ये आपको देखना है। अगर बैलेंस्ड नहीं है तो आप कर लीजिए। सपोज ऐसे कहा गया H2 एंड I2 के केमिकल रिएक्शन से SI फॉर्मेशन होने वाला इक्विलिब्रियम जो सिस्टम है उसके लिए केपी और केसी का रिलेशन बताइए, इस तरह से पूछा गया। तो सबसे पहले आपने लिख लिया केसी का रिलेशन इस रिएक्शन के लिए क्या होता है, फिर केपी का लिख लिया कि केपी कैसे हम निकालेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा आएंगे आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या बताती है आपको, PV = nRT। ठीक है, और P यानी प्रेशर इक्वल टू हो गया N/V/RT। N/V क्या होता है, N/V होता है CRT। P = CRT। हियर C क्या है, C इज द मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, यानी C की जगह हम ये मोलर कंसंट्रेशन लिख सकते हैं। इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज फॉर दिस रिलेशन, इस रिलेशन के लिए, है ना। इस इक्विलिब्रियम के लिए हम इसको बेस बना सकते हैं, यानी जहां पे प्रेशर है, प्रेशर कितना है क्या है वो हम कंसंट्रेशन के टर्म्स में प्रेशर को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्रेशर को कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखेंगे तभी तो हम इनका और इनका रिलेशन बता पाएंगे। तो प्रेशर को जब हम कंसंट्रेशन के टर्म में लिखेंगे, यानी इस इक्विलिब्रियम के लिए PHI क्या होगा, PHI विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ HI × RT। तो कंसंट्रेशन ऑफ HI को हम कैसे डिनोट करेंगे, HI को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, यानी HI का कंसंट्रेशन इंटू R × T। ठीक है ना। PH2 क्या है यहाँ पर, PH2 है यहाँ पर। इसी तरह से सेम H2 इस इक्वेशन को बेस बना के कंसंट्रेशन इंटू RT, प्रेशर इक्वल टू कंसंट्रेशन इंटू RT, यानी मोलर कंसंट्रेशन। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 को हम ऐसे डिनोट करेंगे इंटू RT। PI2 क्या हो गया, PI2 हो गया I2 का मोलर कंसंट्रेशन इंटू RT। ठीक है, अब इनकी वैल्यू हम PHI की, PH2 की, PI2 की इसमें रख लेंगे। इन दोनों को हम इक्वेशन मान लेते हैं। केसी है इक्वेशन 1 और ये वाली हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, तो कीपिंग द वैल्यूज ऑफ PHI, PH2 एंड PI2 इन इक्वेशन 2। We will get Kp इक्वल टू PHI, PHI की जगह हम क्या लिखेंगे, P कंसंट्रेशन ऑफ HI, यानी कंसंट्रेशन ऑफ HI इंटू ये R है ना। अब ये थोड़ा सा ध्यान देना, PHI का स्क्वायर है, PHI का स्क्वायर है तो आप PHI का स्क्वायर ऐसे करके लिखोगे, ऐसे करके लिखोगे तो यानी इन सब का स्क्वायर होगा, ध्यान से लिखिएगा।
जब इन सबका स्क्वायर करोगे तो एच आई का स्क्वायर तो ये हो गया ब्रैकेट खोलने के बाद, और आर टी का स्क्वायर ब्रैकेट बंद करके। कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं, ये वाला जो टर्म है आर टी स्क्वायर को ऐसे लिख देते हैं, ऐसे। तो आपने टी का तो स्क्वायर कर दिया लेकिन आर का नहीं हुआ, तो बट नेचुरल वो फॉर्मूला गलत हो जाता है। तो ये एच आई का स्क्वायर अपॉन आर टी का स्क्वायर, सॉरी इंटू आर टी का स्क्वायर अपॉन पी एच टू की जगह आप क्या लिखेंगे, एच टू का कंसेंट्रेशन इंटू आर टी अपॉन पी आई टू की जगह क्या लिखेंगे, I2 का कंसेंट्रेशन इंटू आर टी। ठीक है, अब ये देखिए आर टी इंटू आर टी हो गया आर टी का स्क्वायर। आप इसको डायरेक्ट कैंसिल कर दें या फिर आर टी को एक जगह लिख लें, यानी एच आई का स्क्वायर अपॉन H2 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं है ये, इंटू I2, और आर टी का स्क्वायर हो गया आर टी का स्क्वायर। ठीक है, आर टी का स्क्वायर। तो ये टर्म और ये टर्म हो गए कैंसिल, यानी फाइनली आपको क्या मिला, के पी इक्वल टू एच आई का स्क्वायर अपॉन H2 एंड I2, ये मिला। ठीक है, अब ये जो टर्म है, ये वाला टर्म, ये देखो यहाँ किसी काय के बराबर है, एच आई का स्क्वायर अपॉन H2 इंटू I2, ये काय के बराबर है, ये केसी के बराबर है। तो इस पूरे टर्म को अगर रिप्लेस कर देंगे, ये टर्म इक्वल टू केसी, तो हम इस पूरे टर्म की जगह क्या लिख सकते हैं, केसी लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पर के पी इक्वल टू केसी। ठीक है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, हर रिएक्शन के लिए केपी और केसी अलग अलग होता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे ये रिएक्शन है, इसके लिए केपी और केसी सेम आया, ये जरूरी नहीं है कि किसी दूसरी रिएक्शन के लिए भी केपी एंड केसी सेम आएगा। तो यहाँ पे दो तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 2 नंबर में, मीन्स टर्म एग्जाम में या यूटी में, कि प्रूव द रिलेशन ऑफ केपी एंड केसी, या प्रूव दैट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एच आई केपी इज इक्वल टू केसी, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एच आई फ्रॉम H2 एंड I2 Kp इज इक्वल टू Kc, इसको प्रूव करिए। या फिर क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc फॉर दिस इक्विलिब्रियम। तो इस इक्विलिब्रियम के लिए तो हमने आपको रिलेशन एस्टेब्लिश करना बता दिया। अब आप क्या करेंगे, आपके लिए जो असाइनमेंट क्वेश्चन है उसको देखिए। क्वेश्चन है आपके लिए कि प्रूव दैट फॉर formation of HI from HI gas from H2 gas and I2 gas, Kp is equal to Kc। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, prove that for the formation of NH3 gas from H2 gas and N2 gas, Kp, इस तरह से लिखा होगा, Kp इज नॉट इक्वल टू Kc, यानी Kp इज नॉट इक्वल टू Kc। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपके लिए असाइनमेंट, यहीं पर क्वेश्चन नंबर 3, ये इधर से मिटा देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है establish the relation of Kp and Kc or the decomposition of ammonia into H2 and I2. ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 4 है establish the relation of Kp and Kc for the decomposition of Hi into H2 and I2, या कोई और क्वेश्चन आपको इस तरीके का दिया जा सकता है जहां पर क्वेश्चन मतलब ये रिलेशन प्रूव करने के लिए कुछ पूछा जाए। तो एक चीज तो आपने पहले समझ ली कि Hi के फॉर्मेशन के लिए Kp इज इक्वल टू Kc, ये आप कर चुके हैं, अभी हमने आपको समझाया था, तो आप बड़ी आसानी से प्रूव कर देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन समझने की बात क्या है, जब आप क्वेश्चन करेंगे यानी प्रूव करने चलेंगे तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बैलेंस्ड रिएक्शन लिखिए। अगर आपने रिएक्शन उल्टी लिख दी तो आपका आंसर भी उल्टा पुल्टा हो जाएगा, सब कुछ गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ है प्रूव दैट फॉर फॉर्मेशन ऑफ Hi, यानी Hi के फॉर्मेशन की बात हो रही है, यानी आपका Hi किधर बनना चाहिए, प्रोडक्ट साइड होना चाहिए, यानी रिएक्शन आप कैसे लिखेंगे H2 + I2 इक्वल टू 2Hi। इसी तरह से यहाँ पर प्रूव दैट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NH3, मतलब जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NH3 का मतलब क्या हुआ, NH3 के बनने वाली जो भी रिएक्शन है, यानी वो रिएक्शन जिसमें NH3 बन रहा है, यानी वो रिएक्शन जिसमें NH3 बन रहा है, तो आपकी रिएक्शन बैलेंस इक्वेशन क्या होगी, N2 + 3H2 रिवर्सिबल एरो 2 NH3। तब आप इस रिएक्शन को बेस बना करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसी तरह से यहाँ पे एस्टेब्लिश द रिलेशन ऑफ Kp एंड Kc फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3। फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ध्यान दीजिए, यहाँ मैंने गलत लिख दिया, NH3 डिकम्पोज होगा तो H2 एंड N2 में डिकम्पोज होगा, ना कि I2 में, तो करेक्शन कर लीजिए, फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 इंटू H2 एंड N2। ठीक है, तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 की हो रही है, यानी ये जो रिएक्शन होगी NH3 का डिकम्पोजिशन मतलब NH3 टूट रहा है, यानी 2NH3 इक्वल टू 2 + H2, इस तरह से लिखोगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और बैलेंस्ड रिएक्शन कैसे लिखनी है वो देखना है, क्योंकि अगर आपने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के साइड लिख दिया, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट की साइड लिख दिया, तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे है, एस्टेब्लिश द रिलेशन ऑफ Kp एंड Kc फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ Hi, यानी जो आपने यहाँ पे प्रूव किया था, यहाँ पे अब उल्टा हो रहा है, उल्टा मतलब Hi का डिकम्पोजिशन होना है, यानी आपकी रिएक्शन अब ऐसे लिखी जाएगी 2Hi इक्वल टू H2 + I2। तो ये सारे क्वेश्चन देने का मकसद यही है कि आप जब ये सारे क्वेश्चन डिफरेंट एंगल से करेंगे तो आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा और आपको प्रूव करना भी आ जाएगा। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं, Kp की वैल्यू दे दी और Kc की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी, तो वो भी या Kc की दे दी और Kp की पूछी जाएगी, ऐसा कुछ वाइस वर्सा क्वेश्चन ये भी हो सकता है, या सिंपली एक रिएक्शन दे दी और आपसे कहा जाएगा कि इस रिएक्शन के लिए Kp और Kc की वैल्यू बताइए, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो देखिए आप अभी हम इसको प्रूव कर रहे हैं और ये सारे क्वेश्चन आप अपने हिसाब से फिर करके लाएंगे, ये आप करेंगे, ये भी आप करेंगे। ठीक है, तो हम अब ये देखना चाहते हैं कि क्या अमोनिया जब फॉर्म हो रहा था तब भी Kp और Kc बराबर है। ठीक है, तो अब हमारा जो टारगेट है यानी क्वेश्चन है समझने के लिए वो है रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc फॉर इक्विलिब्रियम। कौन सा,
अमोनिया के फॉर्मेशन वाला, यानी N2 + 3H2 = 2NH3। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। अब हमें सबसे पहले इसको देख करके क्या करेंगे, इस इक्वेशन के लिए, यानी ये गैसियस स्टेट यहाँ पे लिखी रहती है ना, ऐसे लिखा जाएगा N2 गैस + H2 गैस = 2NH3 गैस। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस रिएक्शन के लिए, यानी इस इक्विलिब्रियम सिस्टम के लिए Kc की वैल्यू क्या होगी। तो Kc की वैल्यू क्या होगी, NH3 का कंसंट्रेशन, NH3 का कंसंट्रेशन, 2 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो इसकी पावर लगा देंगे, ये इंटू N2 × 3H2, यानी N2 का कंसंट्रेशन इंटू H2 का कंसंट्रेशन का क्यूब। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे प्लस मत कर देना गलती से, बच्चे यहाँ पे जल्दी से प्लस करके आगे बढ़ जाते हैं, ये गलती आपको नहीं करनी है। Kp की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, अगर हम Kp देखें तो अमोनिया का प्रेशर यानी PNH3, यहाँ पे हमने ऐसा वाला ब्रैकेट नहीं लगाया, अगर आप ऐसा ब्रैकेट लगा देंगे तो वो मोलर कंसंट्रेशन हो जाएगा। PNH3 लिख रहे हो तो PNH3 में ऐसे सिंपल आप ब्रैकेट लगाएंगे, वैसा वाला ऐसा वाला मोलर कंसंट्रेशन वाला ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। तो PNH3 का 2 है तो यहाँ पे B² आ जाएगा अपॉन P प्रेशर ऑफ N2 का, देन इनटू प्रेशर ऑफ H2 का होल क्यूब। ये आ गया आपका Kp और ये आ गया Kc। ठीक है, अब हम इसको मान लिया हमने इक्वेशन 1 और इसको मान लिया इक्वेशन 2। ठीक, अब PNH3 की वैल्यू मतलब हम कैसे निकालेंगे, तो PNH3 क्या है यहाँ पर, PNH3 काहे के बराबर होगा, PNH3 होगा कंसंट्रेशन ऑफ NH3, यानी NH3 का मोलर कंसंट्रेशन इंटू RT। ये चीज कहाँ से आई, ये आई फ्रॉम PV = nRT, यानी आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से आया तो हमने इससे निकाल लिया कि PNH3 = NH3 का कंसंट्रेशन इंटू RT एंड PN2 = N2 का कंसंट्रेशन इंटू RT एंड PH2 = H2 का मोलर कंसंट्रेशन इंटू RT। ये स्क्वायर ब्रैकेट मतलब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2। स्क्वायर ब्रैकेट के पीछे लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्या बोलेंगे, मोलर कंसंट्रेशन, या बहुत पुरानी भाषा में हम इसको एक्टिव मास। तो एक्टिव मास और मोलर कंसंट्रेशन एक ही बात है, उसमें आपको कंफ्यूज होना नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज आ गई हमारे पास PNH3 की, PN2 की, PH3 की, इन वैल्यूज को हम यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। PNH3 की जगह ये लिख देंगे, इसकी जगह ये लिख देंगे, इसकी जगह ये लिख देंगे। ठीक है, सो नाउ अगला स्टेप हमारा हो गया ऑन पुटिंग द वैल्यू। PNH3, PH2 and PN2 इन इक्वेशन 2। तो हमें क्या मिलेगा कि P = PNH3 की जगह हम लिखेंगे NH3, यहाँ ध्यान दीजिए PNH3 का स्क्वायर ब्रैकेट है, ऐसे ध्यान दो, PNH3 का स्क्वायर है, तो जब हम इस पूरे का स्क्वायर करेंगे इस तरह से, तो NH3 का कंसंट्रेशन का स्क्वायर भी होगा, R2 और T² ऐसे भी होगा, तो NH3 का स्क्वायर इंटू RT का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो N2 पे कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, तो N2 हमारा ऐसे ही लिख जाएगा, यानी N2 का PN2 की वैल्यू क्या है, N2 का कंसंट्रेशन इंटू RT। अब यहाँ देखो H2, PH2 जब आप लिखोगे तो ये PH2 की वैल्यू है, जबकि आपको लिखना है PH2 पे होल क्यूब। तो PH2 पे जब आप इस तरह से होल क्यूब करोगे
तो इसका होल क्यूब और RT का भी होल क्यूब, ये आ जाएगा H2 के कंसंट्रेशन का क्यूब इंटू RT का होल क्यूब। ठीक है, तो देखिए Kp इक्वल टू आ गया NH3 का स्क्वायर अपॉन N2 इंटू H2 का क्यूब इंटू RT का स्क्वायर अपॉन RT होल 4। ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा NH3, ये पूरा किसके बराबर हो गया देखो तो ध्यान से, ये पूरा हो गया किसके बराबर, देखो ये टर्म बराबर है ना इसके, Kc के बराबर है, तो यहाँ पे हम सीधा सीधा Kc लिख दें। ये पूरा टर्म हटा करके यहाँ लिख दें Kc, तो Kp इक्वल टू हो गया Kc इंटू ये RT टू द पावर 2 है, RT टू द पावर 4 है, तो जब हम ये वाला करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा RT टू द पावर 2 माइनस 4, तो ये हो जाएगा Kp इक्वल टू Kc RT टू द पावर माइनस 2। ठीक है, लेकिन जब आप डिकम्पोजिशन के लिए निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा, उस समय यहाँ पे पावर माइनस की नहीं आएगी, प्लस की आएगी। तो आपको ये चीज रटनी नहीं है, आपको एक तो क्वेश्चन कैसे आएगा, या तो ये आएगा कि प्रूव करो कि अमोनिया के लिए या अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए Kp इज नॉट इक्वल टू Kc। देखिए यहाँ Kp और Kc बराबर नहीं है, या फिर प्रूव करिए कि I2 एंड H2 के फॉर्मेशन से जो HI बनता है वहां पे Kp इज इक्वल टू Kc, या तो प्रूव करने के लिए आएगा इस तरह से, या फिर रिलेशन बताइए Kp और Kc में फॉर दिस इक्वेशन, ऐसी कोई भी इक्वेशन दे सकते हैं आपको, सिंपल है, जैसे आपने इन दोनों इक्वेशंस के लिए सीखा है वैसे ही बाकी। तो अभी 4 क्वेश्चन जो हमने डिफरेंट एंगल से दिए हैं उनको आप सॉल्व करेंगे। अब इन जनरल क्या हो गया उसको देखो ध्यान से, क्या इतना बड़ा हम प्रूफ करने से पहले नहीं निकाल सकते हैं, सीधा एक फॉर्मूला रख दें, इससे एक जनरल फॉर्मूला हम बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे कितने कम मॉलिक्यूल हैं, 2, और यहाँ पे है 3 और 1 मॉलिक्यूल, ये 4 मॉलिक्यूल है, तो ये क्या आया, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करने से ये आ जाता है इधर पावर। मतलब अगर हम इसकी जगह जनरल इक्वेशन लें और एक जनरल फॉर्मूला बनाना चाहें तो क्या बनेगा वो देखिए जरा। कोई एक इक्वेशन है A प्लस B इक्वल टू C प्लस D, ये स्मॉल ABCD होगा, पहले हम ये देखते हैं। Kc होगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D टू द पावर D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B, ये हो गया Kc। अब इसी के लिए Kp क्या होगा, Kp होगा प्रोडक्ट का प्रेशर यानी Pc टू द पावर C एंड Pd टू द पावर D अपॉन Pa टू द पावर A इंटू Pb टू द पावर B। प्रेशर की जगह हम कंसंट्रेशन जब निकालेंगे तो यही हो जाएगा, ये हमने मोलर कंसंट्रेशन लिखा, प्रेशर वाले में हम जो ब्रैकेट बनाते हैं वो ऐसे सिंपल वाला ब्रैकेट बनाते हैं, मोलर कंसंट्रेशन वाला नहीं बनाते हैं, थोड़ा ये ध्यान दीजिए। ठीक है, हम प्रेशर लिख रहे हैं तो ये सिंपल ब्रैकेट ऐसे वाला बनाएंगे। अब Pc प्रेशर ऑफ C कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखेंगे तो ये हो जाएगा C का कंसंट्रेशन टू द पावर C इंटू RT टू द पावर C, ऐसा ही होता है ना, PV इक्वल टू CR
मतलब P इक्वल टू CRT होता है, तो PC इक्वल टू हो गया C का कंसंट्रेशन इंटू RT के बराबर। ठीक है, तो C का कंसंट्रेशन इंटू RT, और RT के ऊपर भी पावर लग रही है काहे की, C की। ठीक है, इसके ऊपर C की पावर लगेगी ना, PC के ऊपर काहे की पावर है, यहाँ पे C की पावर है। तो PC के ऊपर जब आप C की पावर, मतलब PC हुआ आपका ये, और PC के ऊपर जब आप C की पावर लगाएंगे तो ये हो जाएगा, ये के मत पढ़ लेना, C लिखा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट में बंद है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा C RT, पूरा ब्रैकेट में बंद होकर के C की पावर लगेगी। क्लियर हो गया? जब आप इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा C टू द पावर C और RT टू द पावर C। इस तरह से RT को ब्रैकेट में बंद करके ही पावर लगाएंगे। PD के लिए आप ऐसे ही लिखेंगे तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ, P नहीं रहेगा, प्रेशर की जगह आप वैल्यू रख रहे हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ D टू द पावर D इंटू RT टू द पावर D, अपॉन में आ जाएगा आपका concentration of A to the power A and RT to the power A, concentration of B to the power B and RT to the power B। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इन सबको RT अलग कर लीजिए और बाकी टर्म अलग कर दीजिए। तो जब आप RT को अलग करेंगे आपको क्या मिलेगा, देखिए इसको Kp इक्वल टू हो गया C टू द पावर C D टू द पावर D अपॉन A का कंसंट्रेशन टू द पावर A एंड B का कंसंट्रेशन टू द पावर B। ये सब हमने एक तरफ लिख दिया, RT को एक साथ ले जाएंगे तो RT इक्वल टू हो जाएगा, या RT के लिए हम लिखेंगे RT C प्लस D, ऊपर वाले टर्म हो जाएंगे RT C प्लस D और नीचे वाले टर्म हो जाएंगे A प्लस B। ठीक है, अपॉन RT A प्लस B, इनको भी हम इस ब्रैकेट में क्लोज करके लिख लें जिससे हमें प्रॉब्लम ना हो। ये हो गया। अब ये देखिए, इन सबको भी हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा Kp इक्वल टू C टू द पावर C D टू द पावर D अपॉन A टू द पावर A इंटू B टू द पावर B, और इन पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा RT टू द पावर C प्लस D माइनस A प्लस B, लेकिन इसको हम ब्रैकेट में बंद करके लिखेंगे, इससे गड़बड़ी ना। ठीक है, तो इसको हम शॉर्टकट देखिए, C और D क्या है यहाँ पे, C है प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स की संख्या, ठीक है, और A और B क्या है, ये भी रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स की संख्या है, गैसियस मॉलिक्यूल्स की। तो इन जनरल जब हम इसी रिएक्शन को लिखेंगे तो ये हो गया Kp इक्वल टू, ये पूरा टर्म काय के बराबर हुआ, देखिए तो ध्यान से, ये पूरा टर्म हुआ इसके बराबर। ठीक है, यानी ये हो गया Kc इंटू RT टू द पावर क्या, डेल्टा Ng, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, RT टू द पावर डेल्टा Ng, यानी RT के ऊपर डेल्टा Ng की पावर लगा देंगे तो ये जनरल इक्वेशन हो गई। हियर डेल्टा Ng क्या है,
डेल्टा एन जी इज द नंबर ऑफ, इसको थोड़ा हम इधर लिख दे रहे हैं, डेल्टा एन जी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ gaseous molecules of products. Total number of gaseous molecules of products minus total number of gaseous molecules of reactants. ठीक है, थोड़ा इसको दो साफ सुथरे तरीके से लिख लीजिए। तो डेल्टा एन जी क्या है यहाँ पे? डेल्टा एन जी है टोटल नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस टोटल नंबर ऑफ gaseous molecules of reactants। ये हुआ डेल्टा एन जी। ठीक है, अब हम ये जनरल फॉर्मूला आ गया, बस यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर न्यूमेरिकल है तो हम डायरेक्ट पूरा डिराइव करने की हमें अब जरूरत नहीं है, हमारे पास ये जनरल फॉर्मूला आ गया। हम इस जनरल फॉर्मूला की सहायता से कैसा भी न्यूमेरिकल आएगा हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर हम देखते हैं अभी आपने जो करा था H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI, अब हम इसी पर इस रिएक्शन पे अगर हम इसको अप्लाई करें, ठीक है, तो हमें उतना डेराइव करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा सीधा एक जनरल इक्वेशन याद कर ली, क्या है Kp इक्वल टू Kc RT डेल्टा Ng। तो इस जनरल इक्वेशन में हम अगर इस वाली इक्वेशन के लिए निकालें तो क्या हो जाएगा, Kp मतलब Kp, और ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि आपको रिएक्शन दे दी Kp और Kc की वैल्यू बताइए, तो ये रिएक्शन दे दी गई, आपको Kp Kc की वैल्यू बतानी है, तो Kp इक्वल टू क्या हो गया, मतलब इनका रिलेशन बताना है, तो Kp इक्वल टू Kc इंटू RT टू द पावर क्या लगाओगे, डेल्टा Ng, मतलब प्रोडक्ट साइड कितने गैसियस मॉलिक्यूल हैं, 2, और रिएक्टेंट साइड कितने हैं, 1 और 1 0, यानी डेल्टा Ng की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, डेल्टा Ng, ये नॉर्मल हुआ। अब जब आप वैल्यू रखोगे डेल्टा Ng की तो आ गई 0, तो वो 0 इंटू ये काय के बराबर हो गई, 1 के बराबर हो गई, तो Kp इक्वल टू हो गया Kc इंटू RT टू द पावर डेल्टा Ng, यहाँ पे 0 है क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट 2 माइनस 2 0 है, तो ये आपका आ गया Kp इक्वल टू Kc। इस रिएक्शन के लिए आ गया Kp इक्वल टू Kc। इसी तरह कोई और रिएक्शन आपको दे दी जाए जिसमें आपसे पूछा जाए कि Kp और Kc का रिलेशन आप एस्टेब्लिश करिए, Kp और Kc में क्या रिलेशन है, अगर प्रूव करने के लिए क्या गया, सपोज 1 नंबर का क्वेश्चन है और आपसे कहा गया इस रिएक्शन में Kp Kc का क्या रिलेशन है, तो आप सिंपली डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगा करके, मतलब आपको ये भी नहीं लिखना है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए और डेल्टा Ng की वैल्यू लगा के सीधा सीधा कैलकुलेट कर दीजिए। अगर आपसे पूछा गया प्रूव करिए मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आपको उस हिसाब से सारे स्टेप्स लेकर के प्रूव करना होगा। या फिर क्वेश्चन आ गया इस तरह से कि Kc दिया है और आपसे Kp पूछा गया, जैसे यहाँ पर आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 7.5 एंड 7.6, ये क्वेश्चन आपको करने हैं, ये Kp और Kc से रिलेटेड है। 7.5 में क्या लिखा हुआ है देखिए आप ध्यान से, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Kc फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया फ्रॉम द वैल्यू ऑफ Kp। Kc की वैल्यू निकालनी है, Kp की वैल्यू दी गई है और आपको बैलेंस्ड इक्वेशन दिया गया है। तो हम इसमें से एक छोटा सा बताते हैं, बाकी आप खुद करेंगे। और ऐसे ही यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी दिया गया 7.4, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शंस दी गई है, आपको उनके लिए Kc की वैल्यू लिखनी है। तो क्वेश्चन 7.4 एंड 7.5 एंड 7.6, ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, एकदम सिंपल से क्वेश्चन है। और 7.7
इतने क्वेश्चन करने हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए, भूले नहीं, इसलिए मैं बता रही हूँ। होमवर्क टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का क्या हो गया, आज आपने जो पढ़ा है और कल जो पढ़ा था उन दोनों पर बेस्ड ये होमवर्क है। टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर है आपके 4, 7.4, 7.5, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7। 7.7 जो क्वेश्चन है वो आपने कल किया था, उस पर बेस्ड है, और ये 3 क्वेश्चन आज जो आपने पढ़ा है और कल भी पढ़ा है उस पर ही बेस्ड है। आज वाले ये पूरे सीधे सीधे 3 क्वेश्चन है, 4, 5 और 7.6। और क्वेश्चन नंबर 1 जो आपने कल पढ़ा है उस पर बेस्ड है, तो उसको करिए। ठीक, इसके साथ ही क्वेश्चन 7.1 इतने क्वेश्चन आप करेंगे। एक हिंट आपको हम दिए दे रहे हैं, जैसे आपको एक एक दे दे रहे हैं। 7.4 का फर्स्ट है, 7.4 के फर्स्ट में आपसे क्या पूछा गया है, सब में हम आपको थोड़ा थोड़ा गाइड किए दे रहे हैं, हिंट दिए दे रहे हैं, फिर आप अपने से करेंगे और सॉल्व करके भेजेंगे। ठीक है, सेवन 7.4 है, इसमें आपको दिया गया है 2NOCl, 2NOCl रिवर्सिबल रिएक्शन लिखी है, एंड 2NO गैस, 2NO गैस, NOCl भी गैस है। ठीक है, 2NO गैस प्लस Cl2 गैस, ये दिया गया है। और आपसे इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा गया है कि इसके लिए Kc का एक्सप्रेशन बताइए। तो Kc का एक्सप्रेशन इस रिएक्शन के लिए क्या होगा, Kc इक्वल टू क्या होगा, Cl2, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो सिर्फ Cl2, NO स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NOCl इनटू ऊपर पावर में क्या आ जाएगा, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट एक्सपोनेंट आ जाएगी 2। ये हो गया Kc। इस क्वेश्चन में 7.4 में जितने भी 5 पार्टी दिए गए हैं सब में आपको Kc ही निकालना है। अब सपोज हम इसमें थोड़ा सा अपने मन से बढ़ा देते हैं, इसी में आप एक नोट लगा लीजिए कि Kc निकालिए और Kp भी बताइए एक्सप्रेशन, थोड़ा सा लिख लीजिए कि Kc का एक्सप्रेशन, Kp का एक्सप्रेशन वो एंड Kc एंड Kp का रिलेशन, दो चीजें आप अपने मन से और बढ़ा लीजिए। यानी 7.4 में सिर्फ Kc का एक्सप्रेशन नहीं लिखेंगे आप, Kp का एक्सप्रेशन क्या है वो भी लिखेंगे, और इस रिएक्शन के लिए Kc और Kp का रिलेशन क्या है वो भी लिखेंगे। तो Kc का तो ये हो गया, Kp का क्या हो गया, Kp का हो गया PCl2 इंटू PNO का स्क्वायर अपॉन PNOCl। अगर हमने कहा इस रिलेशन के लिए, इस रिएक्शन के लिए Kp और Kc का रिलेशन क्या है, तो Kp इक्वल टू क्या होगा, Kc इंटू RT टू द पावर, RT पे काई की पावर लगेगी, प्रोडक्ट गैसियस जो भी टोटल मॉलिक्यूल्स होंगे वो माइनस गैसियस रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स, यानी कि 2 और 1 3, 3 में से 2 गया 1, यानी यहाँ पे आ जाएगा RT अकेला। मतलब अगर आप करेंगे 3 - 2 डेल्टा Ng निकालने के लिए तो Kp इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kc इंटू RT टू द पावर 1 आएगा, 1 का मतलब 1। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, RT को हमेशा ब्रैकेट में करके लिखना, नहीं तो आप सिर्फ T पे पावर लगा देंगे अगर और R पे नहीं लगाएंगे तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे मतलब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 की ही पावर है, तो Kc इंटू RT। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो क्वेश्चन 7.4 है सिर्फ Kc ना लिख करके Kp भी लिखेंगे, और Kp Kc का वहाँ पे क्या रिलेशन बनना है वो भी लिखेंगे। अगर आप भूल जाएं कि Kp, कई बार बच्चे फॉर्मूला लिखने में ये भूल जाते हैं Kp इधर है या Kp इधर है, तो उसके लिए आप
तुरंत रिकॉल कर लो कि PV इक्वल टू nRT होता है, और n के नीचे अगर यानी P इक्वल टू होता है n अपॉन VRT, तो P इक्वल टू हुआ CRT, यानी इधर KP और इधर KC आएगा। ये ध्यान रखना, यही रिकॉल करने का यही तरीका है। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो, जब आप न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, तो आप हो सकता है भूल जाएं कि KP किधर है, KC किधर है। तो आप यहाँ से PV इक्वल टू nRT देखो, P इक्वल टू n अपॉन VRT देखो, और P इक्वल टू CRT निकल आया, तो P के आगे लगा दिया आपने, यानी इधर है KP और इधर है KCRT, हो गया। आपको ये रटने की जरूरत ही नहीं है, RT के ऊपर बस डेल्टा NG और है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, तो रटने की यहाँ आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 7 में जितने भी 7.4 में जितने भी पार्ट दिए गए हैं वो आप इसी तरह से करेंगे। देन 7.5 की अगर हम बात करें, तो 7.5 में जो क्वेश्चन दिया गया है आपको, वो क्या है, उसका एक पार्ट हम देख रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ KC फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया फ्रॉम द वैल्यू ऑफ KP। KP की वैल्यू आपको दी गई है। फॉर एग्जाम्पल यहीं पर आपको एक इक्वेशन दी गई है, मैं दूसरी इक्वेशन ले रही हूँ, इसमें पहली वाली नहीं ले रही हूँ, उसका एक कारण है। सेकंड में देखती हूँ, सेकंड वाले में आपको दिया गया है यानी 7.5 का सेकंड है ना, तो 7.5 के सेकंड में है CaCO3 CaO सॉलिड प्लस CO2, ये है। और इसमें आपके लिए KP की वैल्यू दी गई है 167, गिवन KP इक्वल टू दिया है 1678, 1073 केल्विन, ये दिया गया है क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको KC निकालना है, KP दिया है, तो पहले तो ये याद रखो, क्या ध्यान करोगे रिकॉल की PV इक्वल टू nRT, यानी KP इक्वल टू KCRT टू द पावर डेल्टा NG। तुरंत आपने ये रिकॉल कर लिया। तो आपको KC निकालना है, KC निकालना है तो KC एक तरफ ले जाएंगे आप, तो KC इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी KP इक्वल टू है आपका, KP इक्वल टू है KC इंटू RT टू द पावर डेल्टा NG। ये RT को ब्रैकेट में ही रखेंगे, ये ध्यान रखना है जिससे आपकी गड़बड़ी ना हो। तो KC एक तरफ कर लीजिए, तो KC इक्वल टू हो गया KP अपॉन RT टू द पावर डेल्टा NG, ठीक है। अब KP की वैल्यू रख दीजिए, KP की वैल्यू कितनी है 167, R की वैल्यू लेंगे आप 8.314, इंटू T की वैल्यू क्या लेंगे, T दिया गया है आपको 1073 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पे आप केल्विन ले रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे जूल केल्विन इनवर्स लेंगे। अब देन डेल्टा NG की वैल्यू आ गई, ये तो हो गया R और T की वैल्यू। अब इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, उसके ऊपर डेल्टा NG लिखेंगे। डेल्टा NG कितना है, तो आप फटाफट क्या देख लिए होंगे, निकाल लिए होंगे आपने कैसे निकाला, यहाँ डेल्टा NG के लिए ये देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कोइंसिडेंटली आपका सही आ सकता है कि दो में से एक गया एक, बट ऐसे नहीं है। डेल्टा NG की वैल्यू जब आप यहाँ निकालेंगे तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे डेल्टा NG की वैल्यू क्या है, डेल्टा NG होता है गैसियस मॉलिक्यूल, यानी प्रोडक्ट के साइड जो भी गैसियस मॉलिक्यूल है माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मॉलिक्यूल। तो प्रोडक्ट में गैसियस मॉलिक्यूल कितने हैं, 1, सिर्फ 1, और रिएक्टेंट में कितने हैं, एक भी नहीं है, यानी 1 माइनस 0, यानी डेल्टा NG की वैल्यू यहाँ 1 है, डेल्टा NG की वैल्यू 1 है। ऐसा कोइंसिडेंटली हो सकता था, आपने यही कैलकुलेट किया होगा पक्का, 1 और 1 2 माइनस 1 ऐसे करके 2 माइनस 1 करके 1 निकाला होगा, तो हो सकता है आपका कोइंसिडेंटली वो क्वेश्चन सही हो जाए, लेकिन आपका वो सही नहीं है अगर आपने निकाला है। तो ये चीज ध्यान रखिए कि सॉलिड है, ये गैसियस मॉलिक्यूल नहीं है। हम जो डेल्टा NG निकालते हैं वो सिर्फ
और सिर्फ गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए ही निकालते हैं, यानी प्रोडक्ट के साइड गैसियस मॉलिक्यूल जितने हैं माइनस रिएक्टेंट के साइड जितने गैसियस मॉलिक्यूल हैं। ये चीज जरूर ध्यान में रखिए, यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए कि डेल्टा एनजी में हम सिर्फ देखते हैं गैसियस मॉलिक्यूल और प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, अगर सॉलिड लिक्विड वगैरह कुछ है उसको नहीं काउंट करते, गैसियस मॉलिक्यूल का डिफरेंस लिखते हैं, बस यही ध्यान रखना है। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब सिंपली अगर नहीं आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो इसमें लॉग लगाकर भी सॉल्व कर सकते हैं, और लॉग लगा करके हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी लॉग और एंटी लॉग टेबल यूज करना अब आप सीख लीजिए। ये आप कहाँ से सीखेंगे, 12th का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो है उस चैप्टर में हमने आपको लॉग और एंटी लॉग से कैसे सॉल्व करेंगे, वहाँ कहीं वीडियो है, उसको आप देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप 7.4 ये 7.5 वाले को करेंगे। 7.6 वाले में दिया गया है केसी, और केसी की सहायता से आपको निकालना है यहाँ पर केसी फॉर रिवर्स रिएक्शन निकालना है। केसी दिया है, केसी फॉर रिवर्स रिएक्शन निकालना है। तो कल जैसे पढ़ा था वैसे ही केसी फॉर रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाएगा, अगर रिएक्शन पलटेंगे तो केसी भी पलट जाएगा, यानी 1 केसी रिवर्स रिएक्शन के लिए केसी के बराबर हो जाएगा। तो इसको आप करेंगे 7.6, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल डिस्कस करेंगे।